नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डेयरी फार्मिंग के नुकसान से कैसे बचें, कैसे हम खर्चे को मेंटेन करके डेयरी फार्मिंग में अपग्रेड कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर विश्वजीत सेन, डेयरी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट हूँ, आईसीआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो सर, डेयरी फार्मिंग में या पशुपालन में ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जिसका आप समाधान लेकर आए हैं? देखिए, डेयरी पालन में मेजर जो समस्या है कि कुछ डिजीज़ेस का रोल है, जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है एनिमल का। दूसरा, अगर एनिमल सही से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट मे बी ब्रीडिंग कंडीशंस हो सकते हैं, तो इसमें हमारा मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है। तो ये एनिमल, तो दो टॉपिक में हम लोग बोल सकते हैं। एक एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल के लिए है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन घट जा रहा है। दूसरा, हमारा अगर डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव में देखें, मिल्क में फैट परसेंटेज कम है, या फिर हम लोग सही से एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका एक प्रॉब्लम है। या फिर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो दो मेन तरीके का प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसका क्या समाधान है सर? मतलब क्यों आती है ये प्रॉब्लम? जैसे देखिए, हमें सबसे पहले फार्मर्स का अगर पर्सपेक्टिव में देखना है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्रीड सिलेक्शन, कि कौन सा ब्रीड कौन सा जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए सही है। ब्रीड सिलेक्शन अगर हम लोग सही से करते हैं तो वही हिसाब से हमारा डिजीज़ इन्फेस्टेशन घट जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन वो क्लाइमेटिक रीजन के लिए ऑप्टिमम रहेगा या बेस्ट रहेगा, तो वही हिसाब से फार्मर्स का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग का डिवीजन में ही एक स्टडी हुआ था, जिसमें हम लोग ये हरियाणा के लिए ही, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ये 3 रीजन के लिए देखे थे। तो जिसमें देखा गया कि क्रॉस ब्रीड एनिमल्स, ऑल्दो ये लोग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं अप टू 3/4 लैक्टेशंस, पर उसके बाद उनका डिक्लाइन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में डिक्लाइन। सिमिलरली अगर हम लोग सेम कंडीशन में देसी एनिमल रख रहे हैं, लाइक ग्रेडेड साहिवाल बोलिए, या फिर अगर आप भैंस के लिए मुर्रा रख रहे हैं, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल से अगर देखा जाए, लाइफ टाइम इकोनॉमिक्स, कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं, पूरा अगर लाइफ टाइम के लिए देखा जाए, तो लाइफ टाइम इकोनॉमिक्स वाइज देसी गाय या फिर भैंस ये बेटर है। फार्मर्स सही से रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो हिसाब से इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना उनका पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अगर ये सही से ना जाना जाए तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं चलेगा, उनका फार्म प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, Exactly. कितना नुकसान हुआ, महीने में कितना हुआ, साल में कितना हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमारे डिवीजन में एक हम लोग ऐसा एक मोबाइल ऐप बनाए हैं, मिल्क सेफ इकॉन, आप लोग देख सकते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। आप ये ऐप थ्रू डेयरी फार्म रिकॉर्ड का हर एक चीज़ रख सकते हैं, कितना मिल्क प्रोडक्शन में, दुग्ध उत्पादन में लागत पड़ रहा है, या फिर दुग्ध बिक्री का कितना रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे कॉस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो ऐप है बहुत हैंडी है और बहुत इजी टू हैंडल है। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें, जैसे हम लोग का ये एक नेशनल लेवल का स्टडी है, एनएसओ का सर्वे था, तो ये सर्वे में हम लोग अच्छे से दिखाए हैं कि ये मेजरली फार्मर्स के लिए नहीं, डेयरी इंडस्ट्री के लिए है, कि हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है, इसका कितना कहाँ जाता है। जैसे अगर आप लोग देखें कि टोटल अगर हमारा जैसे मार्केटेड सरप्लस मिल्क घर में कंज्यूम करके कितना मार्केट में जा पा रहा है, तो उसका लगभग 57% लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। मिल्क प्रोडक्ट उसका बन रहा है लगभग 40%, और मिसलेनियस कुछ अदर प्रोडक्ट बहुत कम सा पॉइंट बन रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग मार्केटेड सरप्लस का देखें, होम कंजम्पशन उसमें हो रहा है हमारा लगभग 22%। तो हम ये हिसाब से ना देख पाएंगे कि कौन सा कंज्यूमर ग्रुप है जिसको हमें टारगेट करना है, वो कंज्यूमर ग्रुप के लिए कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल डेयरी फूड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में बज़वर्ड हिसाब से चल रहा है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट टारगेट हम लोग क्या बनाएं, तो मार्केट टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग हम लोग कैसे करें। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिल्क प्रोडक्शन टोटल जितना हो रहा है उसका कहाँ कितना जा रहा है। ये भी सेम ही स्टडी का पार्ट था, उससे हमें यही पता चल रहा है कि हाउस होल्ड में कितना कंजम्पशन हो रहा है, रॉ मिल्क का कितना कंजम्पशन है, मार्केट में कितना मिल्क जा रहा है, कितना मिल्क होम में कंज्यूम हो जा रहा है,
ये सब हम लोग इससे ये स्टडी का निष्कर्ष है हम लोग देख सकते हैं। एक हमारा स्टडी हुआ था डिवीजन में गौशाला का ऊपर था कि बहुत सारे एनिमल्स जिनका प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल लगभग कंप्लीट हो जाता है, बहुत कम दूध दे पाती है, पर उनके लिए लागत बहुत ज़्यादा हो पाता है, तो फार्मर उन्हें जैसे स्ट्रे एनिमल जैसे छोड़ देता है। अब वो एनिमल कहाँ जाए? तो बहुत सारे गौशाला है जहाँ वो सारे एनिमल्स को रखा जाता है। अब गौशाला में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका खर्चा कैसे हो रहा है। अगर वो लोग ठीक से फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भी कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो गौशाला में मतलब एनिमल्स का इकोनॉमिक्स हम लोग एक स्टडी में निकाले हैं, और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ वो लोग थोड़ा जो भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो सेल कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कौन सा सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट, वो हम लोग ये स्टडी में देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग और एक स्टडी हुआ था, हम लोग एक ब्रीड वाइज इकोनॉमिक्स एक नेशनली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में भाग लिए थे, जिसमें हम लोग सारे ब्रीड्स का स्टडी किए थे और हम लोग आइडेंटिफाई किए कि कौन सा ब्रीड बहुत बढ़िया है। तो सिमिलरली ये जलवायु का मतलब यहाँ का क्लाइमेट का हिसाब से, जैसे हम लोग कुछ देसी काउस का भी आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से साहिवाल का हम लोग स्टडी किए थे। तो साहिवाल का हम लोग यूनिट इकोनॉमिक्स, कॉस्ट ब्रीड वाइज इकोनॉमिक्स ये वाला स्टडी किए हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि साहिवाल कितना बढ़िया है ये जलवायु के लिए। जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट है वो रिसर्च इन्वेस्टमेंट कितना आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे हमारा लाइवस्टॉक रिसर्च इन्वेस्टमेंट पर यूनिट अगर हम लोग बढ़ाएं, ये रिसर्च इन्वेस्टमेंट कितना आउटकम जनरेट करके देगा। तो एक बहुत बढ़िया स्टडी था जिसमें हम लोग एक रिसर्च स्टॉक डेवलप करके उसका ऊपर हम लोग स्टडी किए थे, और हम लोग देखे हैं कि रिसर्च इन्वेस्टमेंट कई गुना हमारा रिटर्न देता है। अगर रिसर्च पे आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका कई गुना आपको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टोटल एनिमल का डेवलपमेंट बोलिए, या फिर आप बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बोलिए। तो रिसर्च का आउटपुट जो है वो कई गुना आउटकम आपको बना के देगा। जब दूध उत्पादन करता है किसान तो उसकी मार्केटिंग में उसको बहुत दिक्कत होती है, मार्केट में रेट नहीं मिल पाता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसका प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है जैसे क्रॉप्स के लिए होता है। उसका प्राइस ज़्यादा किसानों का ये कहना भी उसका मूल्य सही नहीं मिल पाता उनको। हाँ, और उसका बहुत वेरिएशंस भी नहीं होता है। कोई भी मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट का बोलिए, बेस्ट आपको प्राइस तभी मिल पाएगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अगर आप पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए आपको बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। या फिर आप एक एपीओ डेवलप कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, उसके थ्रू भी आप बेटर प्राइस बार्गेन कर सकते हैं थ्रू कंज्यूमर्स। अगर आप अपना प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग थ्रू बेच रहे हैं या फिर डायरेक्ट मिल्क प्रोड्यूसर बड़ी कंपनीज को बेच रहे हैं, देन उनका प्राइस फिक्स रहता है। उनका भी अलग इकोनॉमिक्स है, वो लोग भी ज़्यादा प्राइस दे के परचेज नहीं कर पाएंगे। तो फार्मर्स के लिए ये बेटर रहेगा अगर वो कुछ अपना प्रोडक्ट का परसेंटेज डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, जिससे उसको बेटर रिटर्न मिलेगा, और एक कुछ पोर्शंस प्रोड्यूसर कंपनी को बेच रहे हैं, बड़े कंपनीज को सेल कर रहे हैं जैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर में, तो उनको रेगुलर इनकम मिलेगा। तो दोनों पोर्शंस ऐसे वो लोग कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। उम्मीद है सर द्वारा दी गई जानकारी को आप ध्यान से सुनेंगे, इसको अमल करेंगे और अपने डेयरी फार्मिंग में सुधार करके उसको अपग्रेड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद।